और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से, जहां डिप्टी सीएमओ की मौत के बाद डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। वाराणसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों का इस्तीफा, सीएससी और पीएससी सेंटर के प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएमओ की मौत के बाद यहां डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। वाराणसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है, सीएससी और पीएससी सेंटर्स के प्रभारियों ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएमओ की मौत के बाद डॉक्टरों का इस्तीफा हुआ है। वाराणसी प्राथमिक केंद्र के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सीएससी और पीएससी सेंटर के प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएमओ की मौत के बाद डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफे के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। पीएचसी प्रभारियों को मनाने में जुटे हुए हैं अधिकारी। डीएम पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएमओ की मौत के बाद डॉक्टरों ने यहां इस्तीफा दे दिया है और जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है उन्हें लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। सीएचसी के प्रभारियों ने इस्तीफा दिया है, सीएचसी पीएचसी सेंटर के प्रभारियों ने इस्तीफा दिया है। उपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या हुआ था, क्या स्थिति अभी इस वक्त बनी हुई है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ये डिप्टी सीएमओ थे जंग बहादुर, उनकी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिसके बाद जो है स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा रहा। दोपहर में उनकी बॉडी बदल दी जाती है डिप्टी सीएमओ की, और उसके कुछ घंटे बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी होते हैं, जिन पर इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कोरोना इलाज की या कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की, उन सब का इस्तीफा हो जाता है। इस्तीफे के बाद हड़कंप मचा है। फिलहाल अभी इस्तीफा स्वीकार हुआ कि नहीं, इसको लेकर अभी प्रशासनिक रस्साकसी जारी है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को मनाने में अधिकारी फिलहाल जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक डीएम पर भी जो है सख्ती का, लेकिन जिस तरह से डीएम का साफ तौर पर कहना था डीएम का कि जिस तरह सख्ती की जा रही थी, जिस तरह शिकायतें आ रही थी, उस तरीके से डीएम ने लगातार वो किया, लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर जो है अपना इस्तीफा दे रहे हैं, जिन तमाम डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है उपेंद्र, वो क्या कह रहे हैं इस्तीफा देते हुए? डॉक्टर ने इस्तीफा दिया है, वो प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त माहौल ये है कि ड्यूटी मोस्टली जो स्वास्थ्य महकमा हो चाहे पुलिस महकमा हो, मोस्टली जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे एक एक एम्प्लॉय पर ज्यादा ड्यूटी का भार आ जा रहा है। इसी के साथ पिछले दिनों को परेशान थे और लगातार शिकायत आ रही थी, जिसके बाद डीएम ने जो है सख्ती की और डीएम ने कहा किसी तरीके से भी जो है लापरवाही नहीं होगी। उसके बाद अब जब डिप्टी सीएमओ की मौत हो जाती है, तो उसके बाद ये सारे प्रभारी जो है वो इस्तीफे देने की बात करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल एक तरीके से देखें तो गलत है, क्योंकि जिस तरीके से देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वैसे में अगर डॉक्टर ही बिल्कुल वॉरियर्स की उन्हें वॉरियर्स कहा गया है और इसीलिए यहां पर उन पर जिम्मेदारी बनती है। बनारस के सीएमओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीडी सिंह जी। सिंह साहब, क्या हुआ है यहां पर जो इस्तीफे की खबर आ रही है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, कोई इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन हमारे रिपोर्टर वहां जुड़े हुए हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, कुछ नहीं, सब काम कर रहे हैं। तो वहां पर सब कुछ ठीक है? क्या ऐसा है कि इस्तीफे तो हुए हैं लेकिन स्वीकार नहीं हुए और मनाने की कोशिश की जा रही हो? नहीं, कोई इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, सब काम कर रहे हैं। सिंह साहब, इस तरह की भी जानकारी है, ये भी इनपुट है कि वहां पर वो आरोप लगा रहे हैं कि सख्ती हो रही है, सख्ती के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर, उत्पीड़न के भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? फोन कट गया है पर संपर्क, और उन्होंने कहा कि इस्तीफे नहीं हुए हैं। उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जहां पर प्रभारियों का इस्तीफे की बात कही गई और जो बनारस के सीएमओ हैं वो इस्तीफे की बात से इनकार कर रहे हैं। तो अब बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, यहां बीजेपी विधायक के साथ थाने में बदसलूकी हुई है। थाने के अंदर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है। इगलास के विधायक राजकुमार सहयोगी से पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लग रहा है।
आरोप है कि पुलिस ने विधायक के कपड़े भी फाड़ दिए। बताया जा रहा है कि विधायक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में थाने पहुंचे थे और एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे थे। तनाव देखते हुए कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाशने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बाहर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनसे खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसो तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। वो कर सकता है, आपसे भी पूछे कर देगा तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब देता रहेगा, अलग बात है, लेकिन वो चाहे तो कर देगा। मुकदमा होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर हमारे से बिना पूछे उसने मुकदमा कर दिया तो मुकदमा हम खत्म करा देंगे। वो ऐसा नहीं करेगा, दूसरा ऐसा करेगा। ऐसा मुकदमा खत्म तो हम करा ही देंगे, यहाँ से नहीं करा देंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से करा देंगे, यहाँ पर इसकी चिंता न करें। लेकिन प्रश्न ये कि आखिर ये हुआ क्यों? इसमें बू आती है ना, और हाँ साहब बातें हो रही हैं, नियम साहब, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बाजार बंद तो देखिए, बाजार। सांसद साक्षी महाराज ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि वो धमकी के बाद से बहुत डरे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। धमकी की वजह से उन्होंने उन्नाव जाना भी कम कर दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। इन्हीं कारणों से मैंने उन्नाव में आना कम कर दिया है, कार्यक्रम बहुत कम कर दिए। तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमुख सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी को फोन किया, उनको भी सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दुखद घटना है और चूंकि डायरेक्ट फोन से फोन आया है तो इसलिए ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है। इसको लेकर मैं भी चिंतित नहीं था, पर अब मुझे भी ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि मोहम्मद गफ्फार पकड़ा गया तो उसके बाद मैंने सभी को पत्र लिखा। दुर्भाग्य से माननीय अमित शाह जी का तो इतना पत्र आया कि आपका पत्र मिला है, हम इसमें कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन किसी का पत्र भी नहीं आया। तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और भाजपा एक परिवार है, प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो मेरी जान माल की सुरक्षा की गारंटी भी सरकार की बनती है। और मीडिया भी चिल्ला रही है, एटीएस से ज्यादा प्रमाणित कोई संस्था हो नहीं सकती। एटीएस आतंकियों को पकड़ रही है, जेल भेज रही है, उसके बाद भी सुरक्षा में जो कोताही है वो मेरी समझ में नहीं आती। ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो अभी चला जाऊंगा और मैं दिल्ली से निकलता ही नहीं हूँ। मैं दिल्ली में अपने को सेफ। वहीं कर्नाटक में यूपी मॉडल की मांग हो रही है। बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी की तरह कर्नाटक में भी दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाए। यूपी की तरह बेंगलुरु में भी दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाए। सांसद सूर्या ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। सांसद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ही तरह दंगाइयों से निपटने की मांग की है। ये ट्वीट आप देख भी सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कल बेंगलुरु में दंगाइयों की भीड़ ने 2 थानों में आगजनी की थी। कांग्रेस के एक विधायक के घर में भी तोड़फोड़ की गई थी। इसीलिए तेजस्वी सूर्या ने यह मांग की कि यूपी मॉडल को बेंगलुरु में भी अपनाया जाए। तो एक और तस्वीर देखिए। सांसद सूर्य ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ की है। कहा कि जैसे योगी सरकार ने लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टरों को चौराहों में टांग कर वसूली का फरमान निकाला, वैसा ही कर्नाटक में हुए दंगों में शामिल दंगाइयों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात की है। और एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम
चेहरे जो पोस्टरों में चस्पा दिए गए थे यूपी में सार्वजनिक तौर पर, ताकि वो तमाम चेहरे सामने आ सके जो दंगों में शामिल रहे, जिन्होंने शांति को भंग करने का काम किया। और ऐसे ही मॉडल को कर्नाटक में भी अपनाया जाए, यही मांग बंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या कर रहे हैं। मेरठ में कोरोना काल में स्कूलों की फीस माफ करने को लेकर पेरेंट्स को व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है। संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट किया। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन डीएम को भी सौंपा जिसमें स्कूल फीस माफ करने की मांग की गई। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जन्माष्टमी की खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी नीलू का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जय कन्हैया लाल की, चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की धूम मची है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, जहां पर उत्सव जैसा माहौल है, पुजारी और भक्त थिरक रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की है, जहां पर पुजारी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की है, जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है, उनकी धूम है और बस इंतजार इस बात का कि कब जो कृष्ण है उनका जन्म होगा। और जन्मोत्सव की तैयारी अभी से दिखाई दे रही है तमाम जगहों पर। और इस वक्त हमारे साथ मथुरा से, दिल्ली से, वाराणसी से जुड़े हुए हैं हमारे तमाम सहयोगी, उनसे हम बातचीत करते हैं। हम पहले चलेंगे अमित के पास ही, मथुरा से हैं। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि मथुरा में कृष्ण की जन्मस्थली जो है वहां पर किस तरह का उत्सव का माहौल है, किस तरह की तैयारी है, जो लला है उनको लेकर किस तरह से साज श्रृंगार किया गया, क्योंकि उनका अब जन्म होने वाला है और उसकी तैयारी है, किस तरह से क्या बधाइयां गाई जा रही हैं, लोग मस्ती में घूम रहे हैं? बधाइयाँ भी गाई जा रही हैं नीलू, और उत्सव जैसा माहौल है, दिव्य इस वक्त माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ा मौसम के बारे में बता दूं आपको। इस वक्त नीलू हम कृष्ण जन्मभूमि में हैं और मंदिर के ठीक बाहर बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। यहाँ जो पुजारी, उनका ये कहना है कि माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा द्वापर युग में था जब लल्ला ने जन्म लिया था। और याद करिए तब भी तो लॉकडाउन ही था, तब जेल के भीतर लल्ला का जन्म हुआ था, उसके बाद ताले अनलॉक हुए थे और उसके बाद वासुदेव जी उनको लेकर नंद नगरी गए थे। एक बार फिर से वैसा ही माहौल, वही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। अब हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं ताकि आप तैयारियों को समझ पाएं। मेरे अपने सहयोगी से मैं कहूँगा थोड़ा सा कैमरे को आगे ले आएँ। आप देखिए इस वक्त लल्ला सो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनकी आरती हुई थी और अब पट बंद कर दिए गए हैं, वो आराम कर रहे हैं। तमाम तैयारियां नीलू यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए कैसे भव्य तरीके से फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, गर्भगृह को सजाया गया है। बाहर जो आपको पीले वस्त्र में ढकी हुई प्रतिमा नजर आ रही, दरअसल वो कामधेनु की प्रतिमा है। कामधेनु के दूध से ही दुग्धाभिषेक होगा जब लल्ला का जन्म होगा। तो नीलू, कहने का मतलब यह है कि मथुरा नगरी में तैयारियां भव्य हैं, उत्सव जैसा माहौल है। हर किसी को बस कान्हा के आने का इंतजार है। हर कोई चाहता है कि जब उसके लल्ला का जन्म हो तो वो उसके दर्शन कर पाएं। हाँ, बस दिक्कत यही है कि इस बार भगवान और भक्त के बीच में कोरोना आ गया है। तो लेकिन मथुरा नगरी तो बिल्कुल तैयार है कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए। 12 बजे का वक्त रखा गया है, भगवान कृष्ण का जन्म होगा और इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है और वहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नितिन भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। नितिन, मथुरा का क्या हाल, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरह की तैयारी? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारे साथी अमित जम्मू के अंदर हैं, तो मैं जम्मू के बाहर हूं और ठीक वैसे ही नज़ारा जैसा अमित ने कहा था कि द्वापर काल का नजर आ रहा है। घनघोर घटा छाई हुई है, बूंदाबांदी शुरुआत हो चुकी है। जन्मभूमि का जो गेट है उसके बाहर कुछ श्रद्धालु भी हैं जिनका मन है, जिनकी मान्यता है कि वो हर साल यहाँ पर आते थे और भगवान कृष्ण के दर्शन किया करते थे। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया रहा है, तो वह भी उस 12 बजे के लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। घंटे घड़ियाल बजेंगे और वो यहाँ पर अपने भगवान को लेकर आए हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 12 बजें और वो भी अपने कृष्ण का जिस स्वरूप
को वो लेकर आए हैं, बाल स्वरूप को लेकर आए हैं और उस बाल स्वरूप के जन्मोत्सव का कार्यक्रम वो जम्मू के मुख्य द्वार पर बनाए, क्योंकि उनकी एक अपनी आस्था थी, उनकी एक परंपरा थी। लेकिन वहीं हम बताना चाहेंगे कि कुल पुलिसकर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं वो श्रद्धालुओं को लगातार आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जो सोशल डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ना टूटे और उसका उल्लंघन ना हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जन्मभूमि के बाहर नितिन, तो जिस तरीके का मथुरा द्वापर काल नगरी में को हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आपके पीछे मंदिरें सजी हुई है और चारों तरफ कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी, बिल्कुल तैयारी चल रही है। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात की जाए, वहां पर किस तरह की जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है? देखिए नीलू, वाराणसी में कल जन्माष्टमी थी और वाराणसी में जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव मनाने की पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। मठ और मंदिर में इसको खास तौर से मनाया जाता है। जो शाम से आयोजन चल रहा था, अभी भी जो है आयोजन आप देखिए जो है अभी चला है, अभी भी भजन चल रहे हैं, भक्त हैं और जो भाव है वो वही है। जिस तरीके से बारिश हो रही है कि नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाए और तासो हरि तिन सुख दियो बाल भाव दिखलाए। तो बाल भाव दिखला रहे थे गुरुजी। मैं अभी 3 घंटे देख रहा हूँ, आप लगातार बाल भाव को अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे थे। इसमें गुरुजी क्या माहौल है, नंद उत्सव का क्या? बिल्कुल, नंदोत्सव के सभी को बहुत बहुत बधाई। नंद घर आनंद अवतार, वास्तव में आनंद का अवतार हुआ और संपूर्ण जगत को दुख में और संकट के समय में कैसे आनंद से रहना है वह सिखाया। विपत्ति आपत्ति में भी कैसे सुख पाना है, कैसे लोगों को आनंदित करना है वह सिखाया, संदेश दिया। मात्र 6 दिन के हुए थे और पूतना रूपी अविद्या का नाश किया, यानी अज्ञानता का विरोध किया, अशिक्षा का विरोध शुरू में कर दिया। अशिक्षा पसंद नहीं है। उत्कोच आया था, उत्कोच को मारकर कृष्ण ने संदेश दिया कि ब्राइबिंग ठीक नहीं है, रिश्वतखोरी यानी भ्रष्टाचार का विरोध बचपन में कर दिया। बिल्कुल उपेंद्र, तो कहते हैं कि कान्हा के वो हर रंग जो अपने अपनी तरीके से सब लोग बता रहे हैं। हमारे साथ अनिल भी इस्कॉन टेम्पल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर इस्कॉन टेम्पल की बात की जाए, हरे रामा हरे कृष्णा के साथ आज इस्कॉन भी पूरी तरह से तैयार होगा, किस तरह की तैयारी वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये है दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल, काफ़ी प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है इस्कॉन टेम्पल। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हर साल की तरह जब हम देखते थे कि इस्कॉन टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में करीब 5 से 6 लाख भक्त यहाँ पे पहुँचते थे, पूजा अर्चना करते थे। लेकिन कोरोना काल की वजह से जो मंदिर प्रशासन है इसने एक विशेष पास जारी किया है और वो करीब 3 से 4 हज़ार लोगों को ये पास जारी किया गया है। यानी सीमित संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर पर पहुंच पाएंगे और पूजा अर्चना कर पाएंगे। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि इसमें कई ऐसे कोरोना काल होने की वजह से बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जो श्रृंगार है भगवान श्री कृष्ण को जो श्रृंगार किया जाता है उसको भी सीमित किया गया है। बिल्कुल अनिल, हम चाहेंगे आपके, चूंकि कोरोना काल है, कहा यह गया था बहुत कम संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या इस्कॉन टेम्पल में आ रही है, वहां पर पहुंच रही है। जरा पीछे की तस्वीर कैमरामैन से कहिए, जरा हमें दिखाए। निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो दिखाए किस तरह जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, लोग झूम रहे हैं और वो जो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे अभी आरती हो रही है। कान्हा का इंतजार है सारे भक्तों को कि कान्हा आएंगे। थोड़ी देर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद जो भक्त हैं वो इस बार जो यहाँ इस्कॉन टेम्पल में जो है वो ये व्यवस्था की गई है, जो प्रसाद दिया जाएगा वो प्रसाद भी सूखे। बिल्कुल अनिल, तो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं कान्हा के दर्शन के लिए और उस समय का इंतजार, उस पल का इंतजार जब कान्हा का जन्म होगा और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। दीपिका भी गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपिका, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो गुजरात में जन्माष्टमी के मौके पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए कहा गया कि मंदिरों में बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उत्साह में कहीं कोई कमी है? लोग घरों में मना रहे हैं या फिर मंदिर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देश में पहली बार इतिहास में ऐसा बन रहा है कि इस बार जन्माष्टमी का जो पर्व है वो जन्माष्टमी के पर्व के खास तौर पे कई सारे लोग हैं श्री कृष्ण जन्म घर पे ही मना रहे हैं, लेकिन इसी के बीच कई सारे मंदिर हैं, तो उन्होंने सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार खास तौर पे इस जन्माष्टमी के पर्व को सेलिब्रेशन करने के लिए सोचा है। अगर जगत मंदिर की बात की जाए, द्वारकाधीश जी की बात की जाए, तो खास तौर पे श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि ये द्वारका है और खास तौर पे द्वारका में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्री कृष्ण का जन्म है और द्वारका का जो पटांगन है, जो मंदिर परिसर है, वो बिल्कुल सन्नाटा वहां पे छाया हुआ है। आप पहले तो रोशनी से जगमगाहट ये मंदिर देख सकते हैं, जहां पे खास तौर पे दूर से जो भक्त आते हैं वो दूर से भगवान के दर्शन करके और खास करके भगवान के जो दर्शन के साथ मंदिर में जो जगमगाहट है, रोशनी से जो सजाया गया है, दीपिका, वहां पर तो लोग थोड़ा घर पे भी पूजा पाठ कर रहे हैं और इस्कॉन में इस वक्त, इस्कॉन टेम्पल लखनऊ के इस वक्त मौजूद है प्रशांत, उनके पास भी हम चलेंगे। प्रशांत, इस्कॉन टेम्पल के में किस तरह की तैयारी कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर, क्योंकि आपके पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कान्हा के उत्सव में। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तस्वीरों की तो तस्वीरें देखते ही बन रही हैं। कोरोना पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सिर्फ मंदिर ट्रस्ट के लोगों को ही यहाँ पर अंदर एंट्री दी गई है। जो मंदिर परिसर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पहले का पास दिया गया है, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। अगर दूसरी तरफ इससे बात करें तो जिस तरीके की छटा है वो देखते ही बिल्कुल, तो मास्क दिया गया है और वहां पर जन्मोत्सव की तैयारी, कोरोना काल चल रहा है लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।